टाइप के बोर्ड पर 3D का क्लास। ठीक है, 3D आपको जैसा कि पता होगा बच्चों की जितने भी आप 2D ज्योमेट्री पढ़े थे, है ना, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, तो वही अपना 3D में है। और 3D पढ़ने का अब ये एक बात हो गया ना कि अब आप वेक्टर जान चुके हो, है ना। तो बड़ा ही आसान सी बात है, जैसे कि आप 2D में जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आपका कभी भी 2D की बात होती है ना, 2 डायमेंशन की, तो आपको ना बच्चों क्या रहता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये आप जानते हो। और बचपन से जहां पे दोनों एक्सिस मिलता है वो हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, सॉरी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। ये 2D की बात हो रही है। तो 2D में क्या होता है ना बच्चों कि जो भी है वो आपका 2 डायमेंशन में ही होता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कि 2D में क्वाड्रेंट होता है। लेकिन जो जो बात आप 2D में सोच सकते हो वो सब बात 3D में आपको को अब आकर के सोचना है। और वेक्टर पढ़े हुए हैं तो वेक्टर की मदद से, है ना, 3D में और बढ़िया से आप चीजों को समझ पाओगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट होता है, बचपन में आप पढ़े थे कि ठीक है सर इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं और टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। उसी प्रकार से बच्चों 3D के सिस्टम को समझने के लिए, है ना, 3D में आपका क्या हो जाएगा ना, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक नया एक्सिस जुड़ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं जेड एक्सिस। लाइक इस प्रकार से ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेगा। और ये आप फील नहीं कर पाओगे, ये आपके बोर्ड पे, कॉपी पे, पेपर पे थोड़ा ऊपर उठा हुआ वाला चीज है ना। तो यहां पे अगर आप 3D में देखोगे तो एक्स एक्सिस ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, एग्री, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, अंदर की तरफ भी होगा। तो यहां पे आप सोच सकते हो कि यहां पे बच्चों ऑक्टेंट बनते हैं, 8 कमरा बनता है ना, ऑक्टेंट 3D का बात समझ पा रहे हैं। उधर तो क्वाड्रेंट बना था, एक इधर 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 और इधर, और इसमें बच्चों 3D में ऑक्टेंट बनेगा। तो जैसे आप अगर कोई क्यूब बनाते हो, है ना, क्यूब का जैसे ही फिगर आप कोई ड्रॉ करते हो तो इसमें आप देख पाते हो कि आपको अगर हम ऑक्टेंट दिखाना चाहें, है ना, तो ऑक्टेंट की बात आ रही है समझ में कि कैसे इसमें ऑक्टेंट बनेगा। अगर इसको आप यहां पे रख दिए तो थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा इधर, थोड़ा पीछे, थोड़ा लेफ्ट साइड, थोड़ा आगे के साइड, है ना। तो उसी को हम लोग एक इंपॉर्टेंट यहां पे चीज हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं विच इज नोन एज ऑक्टेंट बच्चों, है ना। अब ये ऑक्टेंट होता क्या है, बार बार नाम लेंगे, क्वाड्रेंट 2D में और 3D में ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट के बारे में पहले ये बात लिख लीजिएगा कि एवरी प्लेन, लिखते चलना, ये बेसिक बात है, एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एवरी प्लेन बाइसेक्ट द स्पेस, बाइसेक्ट द स्पेस, hence 3 coordinate plane divide the space in 8 part. Agree or not agree? Then in 8 part, 8 पार्टों में बांटता है। उन हर एक पार्टों को हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं, है ना। दीज पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टेंट। ऑल राइट, तो ये ऑक्टेंट आप समझ गए। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3D में जो हमारा पॉइंट्स होता है ना, 3D में अगर कोई भी पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये हमारा एक कोई पॉइंट है तो इसको हम आपको वेक्टर में भी समझा चुके हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z होगा, जो आपका x से कुछ दूरी पे होगा, y से भी कुछ दूरी पे होगा और z से भी कुछ दूरी पे होगा, ओरिजिन से कुछ दूरी पे होगा। मान के चल लेते हैं ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस। मानने की बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको
ऐसे मान सकते हो, है ना। तो और ओरिजिन जो होगा बच्चों उसमें 3 पॉइंट्स होंगे, 0,0,0, है ना। तो जैसे कि आपको अगर याद होगा ना, क्यूब में क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे फाइंड आउट करते थे? क्यूब का डायगोनल याद है आप में से किसी को? क्यूब का डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते थे? तो क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए आप अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट के ही अंदर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करते थे, है ना। वैसा ही आपको 3D में भी होगा कि अगर आपको ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का यहाँ का आपको दूरी निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस पे जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये यहां से यहां तक का दूरी ये एक्स है, और ये जो वाई है ये यहां से यहां तक का दूरी वाई है, और ये जो जेड पॉइंट है ये इस पॉइंट पे यहां से यहां तक का दूरी जेड है, जिसको आप 3D में ही फील कर सकते हैं, है ना। आपको हम पेपर पे नहीं दिखा सकते। ओके, तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3D में कैसा होगा, क्या होगा, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि कोई भी पॉइंट जो होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। जिसमें कि आपको पता है कि अगर हम इस पॉइंट का नाम कर दें P, और इस पे जहां पे ये पॉइंट का प्रोजेक्शन आएगा इसका नाम कर देते हैं A, और यहां पे इसका नाम कर देते हैं B, और यहां पे इसका नाम कर देते हैं C, तो OA जो होगा वो आपका X होगा, OB जो होगा वो आपका Y होगा, और OC जो होगा वो आपका Z होगा। ये छोटी छोटी बात है ना पॉइंट्स के बारे में। फिर अब अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, और अगला पॉइंट बिल्कुल आपको पहले से ही पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। 3D में जैसा 2D में होगा वैसा ही 3D में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2D में निकाल सकते हो, अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ हो तो 3D में भी आराम से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा जो भी बात हो रही है अब 3D में ही होगी, 3D में होगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 से नहीं चलेगा, इसमें z1 भी एक लगाना होगा, और एक कोई दूसरा पॉइंट हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं x2 y2 z2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। यस बच्चों, इसी डिस्टेंस को आप जैसे 2D में निकालते थे कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, या x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर, बात बराबर होता था, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से z कोऑर्डिनेट के साथ भी करना होगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये हो गया दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और अगर हम मान के चलने की ठीक है हमारा एक ओरिजिन है O, और उसके बाद O से A के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यही जो हमारा क्यूब एक 3D फिगर था, तो जो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला था वो यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। अगर आपको ये दो पॉइंट देना तो हम आपको अभी यही बताए थे ना कि अगर हमारा ये ए है तो ये थोड़ी देर में आपको हम बनाते हुए दिखा देंगे x1 आई कैप, है ना। इस चीजों को हम बना के हुए दिखा देंगे कि ये तो आप हमारा x1 आई कैप है, और ये फिर हमारा y1 जे कैप है, और ये हमारा z1 की कैप है, ओ ए पोजीशन वेक्टर, और ये हमारा बी जो हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। तो पॉइंट और वेक्टर के फॉर्म में आपको कन्वर्जन हम बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं, है ना, कि x2 जे कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप। तो इन दोनों वेक्टर का ही तो ये मॉड है, अगर वेक्टर के फॉर्म में आप देखोगे तो, है ना। दोनों वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, और फिर वेक्टर निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड, यही तो करते हैं। तो ये वेक्टर और पॉइंट बिल्कुल सब सेम सेम। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब बड़ा बेसिक चीज आपको बहुत अच्छे से आता है, और राइट ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, दो पॉइंट के बीच का, ओरिजिन के बीच का सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, हाँ, सेक्शन फॉर्मूला भी पता है। हाँ, इसमें एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है कि ना कभी कभी लिख के देता है, आइए हम भी लिख देते हैं कि भाई प्रूव दैट, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इस सेक्शन से, प्रूव दैट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला points
एक पॉइंट दे रहे हैं हम आपको P 1 2 3, दूसरा पॉइंट दे रहे हैं Q -1 1 और -1 अगेन, सब में माइनस माइनस वन ही कर देते हैं, -1 -1, एंड एक R पॉइंट दे रहे हैं 3 5 7, R कोलिनियर। ये बच्चों इस कॉन्सेप्ट से एक इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो आपको प्रूव करना है डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से कि पॉइंट पी क्यू आर ना कोलिनियर है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पॉइंट पी और क्यू और आर कोलिनियर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हो जाएगा सक्षम। जयंत हाँ ना, क्या कीजिएगा? इजी डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। यस सर, बहुत इजी है बच्चों। आप आराम से क्या करोगे, पी क्यू का डिस्टेंस निकालोगे, कुछ निकलेगा, फिर क्यू आर का डिस्टेंस निकालोगे, ये भी कुछ निकलेगा, और हाँ फिर आप ये दिखाओगे कि देखो पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस ना पी आर के डिस्टेंस के बराबर हो गया। ये अगर आप शो कर दिए है ना, पी क्यू तो निकल ही जाएगा, क्यू आर भी निकल जाएगा, और ये चीज अगर आप शो कर दिए तब बच्चों आप कह सकते हो, और डिस्टेंस फॉर्मूला का ही हमने यूज करा, पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर। क्लियर हुई ये छोटी सी बात? अब एक ये कोलिनियर वाला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, और एक और आता है लोकस करके, है ना। आइए वो भी दिखाते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन तो बन जाएगा आराम से, घर पे हम छोड़ दें, स्किप करें, आगे बढ़े, इस पे तो रुकने की जरूरत नहीं है जयंत, बन गया ही होगा। आइए एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ पी, फाइंड द लोकस ऑफ पी, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, पी हटा देते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द सम ऑफ whose distance, the sum of whose distance 1, 0, 0 and -1, 0, 0 is equal to 10। बताइए, लोकस बता सकते हैं? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, द सम ऑफ डिस्टेंस, उस डिस्टेंस ए और बी, अगर इस पॉइंट को मान ले, ये पॉइंट अगर हमारा ए है और ये पॉइंट अगर हमारा बी है, और एक पी पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना है। तो इस पी पॉइंट को अपन एक ज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड। तो यहां पे यही कह रहा है ना कि अगर हमारा ये पी पॉइंट है तो पी पॉइंट से ए पॉइंट का दूरी और पी पॉइंट से बी पॉइंट का दूरी का डिस्टेंस का सम बच्चों 10। तो आपको पी पॉइंट का लोकस निकाल, क्या हो जाएगा? वेट कर लें, हाँ या ना बताइए, पी पॉइंट का लोकस बता सकते हो? अच्छा हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड। तो आप सिंपल कहोगे कि सर इन दिस क्वेश्चन पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ना 10। तो ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला का दो यूज, छोटा सा प्यारा सा। तो अपने को पी ए और पी बी निकालना है तो डायरेक्ट अंडर रूट ले लेते हैं बच्चों। पी ए हो गया हमारा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिए, राइट है जैन, डायरेक्ट कर दिए, 0 0 घटा करके कोई बात नहीं बनता। और ये हो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ऑल राइट, यहां तक ठीक है। अब हाँ, फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट हटेगा, तो आपके पास यहां पे दिखेगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का बच्चों x+1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और हाँ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट समथिंग समथिंग, ये वाला चीज x-1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ
अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 100। अब आप अगर यहां से सॉल्व करके, है ना, x और y के में एक रिलेशन जो होगा जिसमें कि 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, तो वो जो लोकस होगा फिर उसको पहचानना होगा कि वो सर्कल है या एलिप्स है या पैराबोला, लेकिन 3D है, जेड है, तो ऐसा नहीं हम लोग को पहचानना होगा, सिंपल इक्वेशन ही हमें देगा, है ना, क्योंकि यह 2D में हमें नहीं दिया है जो हम लोग पहचानेंगे कि सर्कल है या एलिप्स है या पैराबोला है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें x भी है, y भी है और z भी है, तो x का पावर 2, y का पावर 2 और z का पावर 2 आएगा, हो जाएगा, है ना। दो बार एक बार और स्क्वायर करना होगा, तब एक अंडर रूट हटेगा। तो ये है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला का दो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, पहला एक लोकस निकालने के लिए और दूसरा वाह पूरा कैलकुलेट कर लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दिए, वेरी गुड। तो ये हमारा लोकस, तो मुख्यतः यही दो बात है डिस्टेंस फॉर्मूला में, एक लोकस वाला और एक ये वाला। अच्छा अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन फॉर्मूला। क्या सेक्शन फॉर्मूला आज भी आपको याद है ना, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन याद ही होगा, तो अपन डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे, है ना, वही mx1 वाला, उसमें एक y वाला भी टर्म जुड़ जाएगा, जैसा कि क्लास 10th में आप सीखे थे ना, तो उसमें एक y वाला भी टर्म जोड़ दीजिए। ऑलराइट, क्लियर है ये बात, है ना। सेक्शन फॉर्मूला तो याद है ना बच्चों, ये जैसे कि हमारा कोई 3D में लाइन है, ए पॉइंट x1 y1 z1, और कोई दूसरा है हमारा x2 y2 z2, ये एक कोई पॉइंट P है जिसको ये m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये P पॉइंट में जो x और y और z होगा, इसका फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद है ना, ये जरूर याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं, अगला पॉइंट पे बच्चों। हाँ अब दूसरा पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। क्या आज भी आपको याद है या भूल गए? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर में भी हम पहले आपको बता चुके हैं और 3D में भी इसकी इंपॉर्टेंस है ना। इसके बारे में हम आपको ये बता चुके हैं कि अगर हमारा, है ना, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और कोई इस प्रकार से लाइन है जो इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ना, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आर कॉल्ड बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, है ना, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डीसी। ओके, और वेक्टर के फॉर्म में बता चुके हैं हम आपको कि अगर आपका कोई ए वेक्टर दे चुका है, लाइक a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, अगर इस प्रकार से हमें कोई वेक्टर दे रखा है, तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, एल, एम और एन जो हम लोग एज्यूम करते हैं, तो ये आपको याद है, वेक्टर ए अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और आपका m, और यही हमारा क्या होता था, कॉस एल्फा, है ना बच्चों। और अगर हमारा m जो होगा अगला चीज कॉस बीटा वाला, तो ये हो जाएगा आपका a2 अंडर रूट a2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर
प्लस A3 का स्क्वायर, और उसके बाद हमारा n वो हो जाएगा A3 अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3, वेयर L, M एंड N आर ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो ये तो हम आपको वेक्टर से ही बता रहे हैं कि अगर आपको कोई वेक्टर दे तो उस वेक्टर को भी जान करके पहचानना है कि वो जो वेक्टर हमारा गिवन है ना, उस वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब आपको स्ट्रेट लाइन में और प्लेन में इस डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का बहुत जरूरी हो। और कैसे निकाले थे ये आपको याद होगा, पूरे डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। उसके यूनिट वेक्टर से अपन डिवाइड लगाए थे। और हाँ, अगर मान के चल लीजिए हमें कोई वेक्टर दे रखा है ऐसे करके ए वेक्टर, लाइक ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा जयंत, याद है? डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो सिंपल सर एबीसी हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई जे के वाला, है ना, और डायरेक्शन कोसाइन A1 अपॉन अंडर रूट उसका मॉड। ये दो छोटी छोटी बात हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अच्छा, इसमें हम एक आपको रिलेशन बता चुके हैं डायरेक्शन कोसाइन में, कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, इसके स्क्वायर का सम अगर आप करोगे ना तो ये 1 के इक्वल होगा। ये बात तो नहीं भूले हैं आप अभी तक? हाँ या ना बताइए, डायरेक्शन कोसाइन के मामले में कि हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। ऑल राइट बच्चों, क्लियर बात है? ये सब छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात सब है, सब याद है आपको? इस डायरेक्शन कोसाइन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ऐसे ना, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका 1 होता है। तो इसमें ना और भी इस टाइप के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, चाहे वह साइन स्क्वायर अल्फा को लेकर के बात करें या साइन स्क्वायर बीटा को लेकर के और साइन स्क्वायर गामा को लेकर के, तो इसमें भी इसके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ये छोटी छोटी बात सब? ठीक है, अगला बात हम आपको बताना चाहेंगे, क्या रिलेशन है बच्चों डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में? रिलेशन तो यही सर L अपॉन ए बी सी अगर हमारा डायरेक्शन रेशियो है, M अपॉन बी इज इक्वल टू N अपॉन सी। ये एक बहुत बढ़िया रिलेशन है जहां पे कि L M N आपका डायरेक्शन कोसाइन रहेगा और ए बी सी आपका डायरेक्शन रेशियो रहेगा। क्लियर है ये छोटी छोटी बात? अगले छोटे बेसिक पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, अगर इसमें समझने में दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा, है ना, हम आपको एक बार डिटेल में बता देंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट बात था बच्चों हमारा प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन को जरा गौर फरमा करके समझिएगा। समझ चुके हैं, एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि प्रोजेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के लिए थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी दिखाते हैं। हमारा कोई पी पॉइंट है स्पेस में 3D में जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। ऑलराइट, और ये हमारा OP एक वेक्टर है, OP एक लाइन है, वेक्टर है। तो अगर बच्चों ऊपर से आपको इस पे लाइट पड़ता है तो इसका x एक्सिस पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन आएगा। ऐसे करके ऊपर से अगर लाइट ड्रॉ होता है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यहां पे ऐसा कुछ बनेगा एक्स एक्सिस पे। समझ रहे हैं? ये एक्स एक्सिस, तो इसका नाम ओपी कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। याद है कि भूल गए? बताइए क्या होना चाहिए। फिर दूसरी बात हम आपसे पूछेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अगेन ओपी, है ना, लेकिन अब की बार वाई एक्सिस। फिर तीसरी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन जेड एक्सिस। बताइए
याद है? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, है ना? ओपी का प्रोजेक्शन बच्चों ऑन एक्स एक्सिस बताइए क्या होगा? अगर ओपी पॉइंट हमें दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये एंगल अगर अल्फा है तो नहीं याद है? जयंत, निशा, कोई है ही नहीं? वाह, सक्षम, प्रोजेक्शन याद है आपको? यही होगा सर कि नीचे में आ जाएगा जिसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसका मोड, हाँ, मैग्नीट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर दो वेक्टर दे तब, दो वेक्टर दे तब हमें ओपी का जानना है, ओपी वेक्टर का, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि अगर ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां से यहां तक यही होगा जो एक्स पॉइंट दिया हुआ होगा, है ना? यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स। और फिर अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो यही होगा जो ये वाई जेड पॉइंट होगा, मॉडुलस ऑफ वाई। फिर इसका प्रोजेक्शन वही होगा जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, मॉडुलस ऑफ जेड। जब दो वेक्टर देगा ना तब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन नीचे में होगा, है ना? तो यहां पे तो हम सिंपल ओरिजिन से गुजारे एक ओपी लाइन को और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में क्या देगा? क्वेश्चन में देगा ऐसे करके पी पॉइंट 1,2,3। तो आप ये नहीं समझ गए कि ओपी का प्रोजेक्शन जो होगा वो एक्स एक्सिस पर वह 1 होगा सर, क्योंकि वो 1 यूनिट पे होगा, है ना? फिर आप ओपी का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर 2 होगा, फिर ओपी का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर 3 होगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 1,2,3। सिंपल सी बात, है ना? तो ये छोटी छोटी बात समझते चलना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको फिर हम लोग कॉस के भी फॉर्म में, अल्फा के भी फॉर्म में देखेंगे, है ना? जयंत और निशा है ही नहीं अवेलेबल, नहीं हो जयंत? सर कंफ्यूज कर रहा था थोड़ा। क्या हो गया था? सर अच्छा अच्छा, तो बताना चाहिए था ना। हम आपको प्रोजेक्शन दो, देखिए हम आपको वेक्टर में ये बता चुके हैं कि अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर पे चाहिए, है ना? ये हम आपको बता चुके हैं, याद कराते हैं। ये एंगल अगर हमारा थीटा है ना? तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो ये वाला होगा, है ना? तो फिर हम लोग को यही प्रोजेक्शन निकालना है, ये वाला दूरी। चलिए इसको अपन एक्स एज्यूम कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तो आप इस x इज इक्वल टू क्या, मॉड ए कॉस थीटा नहीं बोलोगे? और उसके बाद फिर हम आपको बताए थे कि ये x इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा को हम लोग, ये तो हमारा अगर दो वेक्टर होता तो a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना? और इसमें क्या करते हैं, फिर a डॉट बी को ऐसे ही रहने देते हैं और इस वेक्टर b को नीचे ले आते हैं। तो RHS में हो गया हमारे पास मॉड a कॉस थीटा, है ना? तो हम आपको ये बता चुके हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a डॉट बी अपॉन मॉड बी, है, क्योंकि ये a मॉड a कॉस थीटा के इक्वल है। और यही चीज हम आपको बताए थे कि दिस इज बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, ऑन बी वेक्टर। और रूल बोले थे याद रखने के लिए कि जो वेक्टर नीचे हो ना उसका नीचे में मॉड आ जाएगा और ऊपर में डॉट आ जाएगा। ये दो वेक्टर के सिचुएशन में बता चुका।
बताएं हमें प्रोजेक्शन का मतलब, है ना? ये सब याद होगा ना, ये सब तो बड़ा छोटी छोटी बात है, सिंपल सिंपल बात है। अच्छा चलिए, प्रोजेक्शन में अभी भी आपको दिक्कत है, तो अब इस प्रोजेक्शन वाले पूरे को ही हम लोग डील करते हैं, ठीक है? तो अगर सर अभी अभी जो आप एक्स वाई जेड वाला बात बताएं, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला, यहाँ पे हमारा पी पॉइंट दिए हैं, और ये हमारा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिए, समझते चलिएगा, है ना? तो हमारा जो ये जो ओपी का मॉड होगा यहां से यहां तक, ओपी का मॉड, तो इस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, अगर एंगल दिया है हमें एल्फा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, है ना, ऑन एक्स एक्सिस, तो इस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी का मॉड और कॉस एल्फा, यही बोलेंगे ना, ओपी का मॉड अपन कॉस एल्फा, और ओपी का मॉड अपन कॉस एल्फा ये हमारे एक्स पॉइंट के इक्वल होगा, है ना? या अगर आप वेक्टर में समझिएगा तो यह ओपी वेक्टर, अगर आप इसको वेक्टर में समझना चाहते हैं तो हम आपको यह बोल देते हैं कि ओपी वेक्टर डॉट आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ आई। अब याद आया? ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? तो जब आपको सिंपल पॉइंट दिए हैं तो सिंपल सी बात ही तो पूछ रहे हैं हम। आइए अगले बातों पे चलते हैं। जब आप लोग ये बात में थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं तो आइए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी हम आपको बताते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ए बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑलराइट, ए बी एक लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अभी दिखाते हैं, जेड एक्सिस भी आप देख लोगे, है ना? इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 और z1 है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 और अगर z2 है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ए बी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, बताइए। बहुत बेसिक चीज है, हम पहला चीज ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस। बताइए जयंत, क्या लिखें? नहीं समझे अभी भी? प्रोजेक्शन का मतलब क्या, शैडो। ऊपर से अगर लाइट पड़ रहा है ना, रोशनी पड़ रहा है, तो यहां पे इसका छाया यहां से लेकर के यहां तक बनेगा, तो ये वाला जो दूरी है ना बच्चों, ये वाला, यही तो उसका प्रोजेक्शन है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का मॉड। अब समझे कि नहीं समझे, बताइए। एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे गिरने के लिए ऐसे रोशनी पड़ेगा इस पे, है ना? तो यहां पे ये हमारा y1 हो जाएगा, और यहां पे ये हमारा y2 हो जाएगा। तो अगर हम सेम चीज पूछें ऑन वाई एक्सिस, वही प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन वाई एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1। और अगर हम आपसे पूछ लिए प्रोजेक्शन और जेड एक्सिस, तो आप ऐसे ही कुछ बोलोगे ना, मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1। सिंपल, यहां पे पॉइंट दिया हुआ है तो प्रोजेक्शन निकालना आसान है कि नहीं? अब अगर हम दूसरे तरीके से चले, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बीच का एंगल को थीटा मानेंगे, है ना, और इस वेक्टर एक्स वाले वेक्टर पे हम लोग गिरा देंगे आई कैप के लॉन्ग। ओके, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो अपन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ये अभी काम गड़बड़ा दीजिएगा तब तो हो गया फिर। आइए, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का एक इंपॉर्टेंस बात था बच्चों। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का एक इंपॉर्टेंट बात था एंगल निकालने में, याद है?
कि अगर आपसे हम पूछें कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस वेक्टर के फॉर्म वाले में, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन, अभी स्ट्रेट लाइन हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा और अलग बात करेंगे, है ना। तो आपको कहोगे कि सर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के मदद से, यस। तो अगर हम लोग मान के चल लेते एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन आप बड़े मेहनत से निकाल लिए, L1 L2 L3, ये सब तैयार कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन समझाने के, और कोई दूसरा लाइन है हमारा, है ना, सॉरी L1 M1 और N1 करके एज्यूम कर लिए, L1 M1 और N1 करके, और दूसरा हमारा L2 M2 और N2 करके। तो बच्चों इन दोनों, ये दो लाइन है जिसका हम डायरेक्शन कोसाइन दे रहे हैं, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालिएगा बताइए, एंगल कैसे फाइंड करोगे, याद है? हाँ, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर उन दोनों वेक्टर, ये वेक्टर है हमारा, है ना, जिसका ये L1 जिसका ये डायरेक्शन कोसाइन है, और ये L2 जिसका ये डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बच्चों L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। याद आया कुछ? cos थीटा इक्वल टू, ये वेक्टर के पहले क्लास में जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से 3D को हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। अब अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे, लाइक दो लाइन का dr आपको अगर दे दिए, जैसे कि L1 लाइन का मान के चल लेते हैं, हमें A1 B1 और C1 दे दिए हैं, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 दे दिए हैं, तब एंगल निकालने का उपाय याद है, cos थीटा इज इक्वल टू, याद है जैन? हाँ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ हाँ बिल्कुल, तो वही cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट का मॉडुलस इसका। यस सर। अब हम आपको ये रिलेट करके बताते हैं कि हम आपको बता क्या रहे हैं, है ना, तब आप कहोगे अच्छा ऐसे पूछते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की इंपॉर्टेंस हो गई, ये वाला फॉर्मूला, ये हम पूछे क्या, ये हम आपसे वो बात पूछें जिसका अब हम यूज करने वाले हैं, कि अगर हमारा, है ना, इस प्रकार से कोई ए वेक्टर दे दिया, लाइक आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कोई दूसरा वेक्टर दे दिया बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इन दोनों के वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो आप a डॉट बी वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना, Yes. और कहोगे कि सर a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा, और अगले लाइन में कहोगे सर एंगल निकालना है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ b, और हम कहेंगे ये यही तो है, समझें। और इसमें जो, क्योंकि हमारा अगर कोई ए वेक्टर है तो उसमें जो हमारा a1 आई कैप है, b1 जे कैप है और c1 के कैप है, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला और ये वाला, ये सभी तो हमारा dr है। वेक्टर का dr निकालना तो बड़ी आसान, देख करके बता देंगे, डीसी में अंडर रूट का डिवाइड लगा देंगे, है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में अगर आपको उसका dr और dc पता चल जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये नहीं भूलना है, और ये बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट वाले ही कॉन्सेप्ट से उठ करके आया है ना, इजी चीज है ये। चलिए, अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो एक प्यारा सा क्वेश्चन हो जाए,
तभी और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला नोट तो हो गया होगा। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एक्यूट एंगल between two lines whose direction ratio are 2, 3, 6 and 1, 2, 2 respectively। बताइए, एंगल निकल जाएगा इजी। डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको हम A1 दे दिए हैं, B1 दे दिए हैं और C1 दे दिए हैं, और A2 भी दे दिए हैं, B2 भी दे दिए और C2 भी दे दिए हैं। तो A1 हो गया आपका 2, 3, 6 और ये हो गया 1, 2, 2 और आप फॉर्मूला लगाओगे वही cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट। तो डायरेक्शन रेशियो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन हम आपको देखेंगे, कहेंगे बताइए इसका dr क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का बताइए, इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना हो, है ना। इसीलिए इस थीम को पकड़े हुए हैं, है ना, कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। वेरी गुड, cos थीटा इज इक्वल टू आ गया, तो आप वही कहोगे, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, है ना, 4 प्लस 9 प्लस 36, फिर अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 और ओवरऑल आप बोलोगे फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स सम कांस्टेंट अपॉन समथिंग आंसर, है ना। इजी बात, ये आपको आता है पहले से ये सब चीज, बस आपको बिलीव नहीं था। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के मामले में अब आपको समझ गए कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने वाले हैं, है ना, पुराने चीजों का मदद लीजिएगा। परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन के बारे में बताइए, उसके डायरेक्शन कोसाइन, है ना, और डायरेक्शन रेशियो में कैसा रिलेशन होगा, बताइए सक्षम। तो वही बात आप कहोगे कि सर cos थीटा, अगर परपेंडिकुलर की बात पहले करें तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 सर, और cos थीटा की जगह पे 90 रख देंगे, यानी कि यहां से हमें पता चलेगा L1 प्लस L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर हुआ, है ना, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन बच्चों उसके डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन, हाँ या ना, अगर परपेंडिकुलर हुआ। अब दूसरी बात, अगर पैरेलल हुआ तो पैरेलल हुआ तो उसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बताइए, अगर पैरेलल हुआ तो 1 आ जाएगा। हाँ यस, इसी बातों को आप समझिए कि अगर हमारा लाइन पैरेलल हो गया, और अभी डायरेक्शन कोसाइन में ही देख रहे हैं, फिर डायरेक्शन रेशियो में देख लेंगे, है ना। तो L1 L2 प्लस M1 M2 दो लाइन की पेज की बात हो रही है, दो पैरेलल लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन, एक का डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 L1 M1 N1 और दूसरे का L2 M2 N2। तो ये वाला जो चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, cos 0 और cos 0 हो गया आपका 1, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 1। हाँ या ना बताइए, क्लियर है ये बात, cos थीटा।
लेकिन इसमें एक और, अगर हम लोग रिजल्ट पे चले, है ना, तो हम लोग साइन थीटा को अगर उठाना चाहें, है ना, तो उसमें फिर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें हम लोगों का 1 हो जाएगा हर एक की जगह पे। अब अगर हम लोग बात कर लें किस पे बच्चों, डायरेक्शन रेशियो पे, डायरेक्शन रेशियो पे, तो L1 L2 और वो भी परपेंडिकुलर के केस में, तो कैसा होगा L1 L2 प्लस M1 M2, डायरेक्शन रेशियो इज ABC, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट समथिंग, मतलब समझ रहे हैं ना, वही A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और ये B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और यही थीटा की जगह पे हमें रखना है 90, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 90, जो कि हो गया 0। तो ये सारा डिनोमिनेटर वाला चीज 0, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये है आपका DR, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, क्लियर है ये सब बात, निशा आया ना? यस सर। और अगर पैरेलल हुआ तो, अगर कॉस 0, वो बात भी। अच्छा, अगर आपको एक बात याद होगा कि अगर ये हमारा पैरेलल हुआ, तो ये बात तो नहीं भूले ना कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, है ना, और फिर 1 हो जाएगा वो मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका दो वेक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको A वेक्टर दे दिए, ये लाइक 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और दूसरा वेक्टर दे दिए 4i कैप 6k कैप 8k कैप, तो आप देखो इसका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल है ना। तो यस सर, आप ये कह सकते हो कि वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B, क्योंकि इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो तो यही है ना, ये वाला, सॉरी डायरेक्शन रेशियो, ये सब इसका डायरेक्शन रेशियो है ना, और नीचे वाले का सिंपल IJK का जो कोफिशिएंट होता है वो। तो ये सब बात आपको बहुत अच्छे से पहले याद रहना है बच्चों, है ना। और उसके बाद 3D की बातों में हम लोगों का इतना इंपॉर्टेंट चीज है, और अब इसके बाद फिर हम आपको स्ट्रेट लाइन समझा पाएंगे, है ना। तो वो मेरा विचार है कि हम लोग वो अगले क्लास में समझाएंगे आपको लाइन के बारे में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में। यहां पे ना आप बचपन में पढ़े हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एक्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन। ऐसे 6-7 फॉर्म पढ़े हैं कहीं ना कहीं क्लास 11th में, है ना। लेकिन अब आपको ये सब था 2D में, अब आपको 3D की दुनिया में स्ट्रेट लाइन को देखना है कि 3D की दुनिया में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो, है ना, और वो कैसा दिखेगा। और फिर प्लेन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ऐसा पढ़े थे ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो दूसरी मजेदार बात कि अगर आप सोच रहे होंगे 3D में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो गलत बात। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ना बच्चों, ये 3D में एक प्लेन का इक्वेशन होता है ना। लाइन का इक्वेशन थोड़ा अलग होता है, क्लियर हुआ। ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई और जेड और जोर में सब रहे तो,
मतलब समेशन में सब रहे। तो अगले दिन हम आपको एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे लाएंगे और उस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। दो ही डिफरेंट फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा का बच्चों कार्टेशियन फॉर्म, है ना। और फिर दोनों को कन्वर्जन सीखेंगे, कैसे वेक्टर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से वेक्टर में। क्लियर है? ये तो इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद फिर दोनों लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन जब परपेंडिकुलर, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, एक लाइन एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये सारा चीज जो आप 2D में किए थे, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में किए थे, उन्हीं चीजों को बच्चों हम लोग 3D में देखने वाले। और 3D का अलग अप्रोच होता है, हल्का फुल्का फील कहीं कहीं पे आएगा, लेकिन ये एक अलग चीज हो जाता है 3D, क्योंकि यहां पे हो जाता है एक वेक्टर नामक बढ़िया चीज। मजा आएगा। अगले दिन मिलेंगे, बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, बस आज इतना ही बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।